हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टाइप 475 प्लस पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम बहुत दिनों से आपके साथ मिलकर आपको फिजिक्स की तैयारी करा रहे थे और हमने आपको अपने बहुत पीछे और बार बार बताया भी होगा कि हम केमिस्ट्री को बहुत जल्द लेकर आने वाले हैं। तो आप आज अभी 10 बजे हम आपके साथ जो जुड़ रहे हैं वो केमिस्ट्री को लेकर ही जुड़ रहे हैं। और दोस्तों, आज से लेकर जब तक हम लोगों का सिलेबस खत्म नहीं होता केमिस्ट्री का, हम आपके साथ हमेशा 10 बजे ही लाइव आए, 10 बजे ही आपके साथ जुड़ेंगे हम केमिस्ट्री को लेकर। ठीक है दोस्तों, 10 बजे हम केमिस्ट्री को लेकर जुड़ेंगे और शाम 6 बजे हम फिजिक्स को लेकर जुड़ेंगे। ठीक दोस्तों, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट के बारे में हम सोच रहे हैं। टाइमिंग को लेकर एक हो गया, एसएसटी को लेकर भी सोच रहे हैं, संस्कृत को लेकर भी सोच रहे हैं और एक हिंदी को लेकर सोच रहे हैं। बस यही 5 सब्जेक्ट। अच्छा, एक मैथ छूट गया, बायोलॉजी छूट गया और एक इंग्लिश छूट गया। अब ये 3 सब्जेक्ट तो बहुत आसान है। अब देखो, 3 सब्जेक्ट में क्या करेंगे ना, जब तक ये दोनों में से कोई एक खत्म नहीं होगा तब तक हम बायो को नहीं छूएंगे। जैसे ही कोई एक खत्म होगा हम बायो को छू लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब एसएसटी, संस्कृत और हिंदी का अगर आपको कोई टाइमिंग चाहिए या टाइमिंग आपको कुछ कोई अच्छा लग रहा है तो आप हमें टाइमिंग बता सकते हैं, नहीं तो हम अपना इस तीनों के लिए कुछ टाइमिंग सोचेंगे। ठीक है दोस्तों, और फिलहाल अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, 10 बजे क्या कर रहे हैं केमिस्ट्री और 6 बजे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फिजिक्स। तो आज से ही 10 बजे हम लोग केमिस्ट्री और 6 बजे फिजिक्स की तैयारी करेंगे। ठीक दोस्तों, हमने आपको फिजिक्स का इंट्रोडक्शन लेक्चर दे दिया है कि हम फिजिक्स में पढ़ेंगे क्या क्या। तो आपको याद तो होगा कि हम लोग फिजिक्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, अच्छे से याद होगा क्या क्या। पहली बार तो हम केमिकल रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, जिसके अंतर्गत क्या आएगा, रासायनिक अभिक्रिया आएगी। उसके बाद टाइप्स ऑफ या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, सॉरी टाइप्स नहीं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। पहले तो इन्हीं 2 टॉपिक पे बात करनी है। तो हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं दोस्तों। पहला लेक्चर है, मन से पढ़िएगा, तन से पढ़िएगा और धन से पढ़िएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करिएगा। अभी जो 30 मिनट 35 मिनट का वीडियो होने वाला है उस पर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करिए और कुछ बेसिक बातें भी हम कोशिश करेंगे कि आपको बताएं केमिस्ट्री को लेकर। जैसे कि क्या, चलिए पहले लिखते हैं। हम केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं। कब से शुरू कर रहे हैं ये भी याद रखिए। देखिए, फिजिक्स हमने कब से शुरू किया है, फिजिक्स का तो पहला चैप्टर अभी तक खत्म हो जाता, 23 फरवरी से शुरू किया है, खत्म हो जाता, बट 7 दिन की छुट्टी हो गई इसीलिए नहीं हो पाया। लेकिन केमिस्ट्री हम जो शुरू कर रहे हैं वो कर रहे हैं 10 मार्च को शुरू। कितने मार्च को, 10 मार्च को। तो कोशिश रहेगी, क्योंकि 35 मिनट का वीडियो बन रहा है तो मैक्सिमम 15 लेक्चर तो जाने चाहिए, चलिए इसको मिटाते हैं और थोड़ी सी कुछ बेसिक्स बातें करते हैं केमिस्ट्री के लिए जो जरूरी होती है। सबसे पहले तो जरूरी, अगर बेसिक बात की बात उठती है तो सबसे पहले हमें याद आना चाहिए कि भाई हमें पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए। कौन सी टेबल, पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए। इसके बिना केमिस्ट्री आधा है, इसके बिना केमिस्ट्री आधा नहीं, मतलब कुछ भी नहीं है। क्योंकि देखो, अभी आप शुरू में पढ़ने वाले हो पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब केमिकल रिएक्शन को जब लिखोगे तो उसके लिए तुमको एटम का सिंबल याद होना चाहिए। एटम का क्या याद होना चाहिए, सिंबल याद होना चाहिए। अब इस सिंबल के लिए तुम कहाँ जाओगे, पीरियोडिक टेबल ही जाओगे ना। ठीक, इसीलिए क्या चाहिए, हमें पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए पूरी की पूरी। अगर 118 याद है तब तो बड़ी अच्छी बात है। अगर ये 118 के 118 आपको रिमेम्बर है, मतलब याद है तो बहुत अच्छी बात है मेरे भाई। और हम तो कहेंगे कि 118 याद रखें, 118 के इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद रखें, जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। फिर वैलेंसी याद रखिए, वैलेंसी को भी याद रखिए। ये सब इंपॉर्टेंट चीज है, किसी भी बेसिक जरूरी है। सबसे ज्यादा वैलेंसी और ये किस लिए लिखे थे, ये पता नहीं याद नहीं आ रहा। तो वैलेंसी और एटम का नाम, एटम के सिंबल और नेम,
एटम के नेम और सिंबल, सिंबल और इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन है ये, इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन याद होना चाहिए। ठीक है, कहोगे तो हम इस पर भी एक वीडियो बना देंगे कि पीरियोडिक टेबल। अभी तो पीरियोडिक टेबल की हम बात करने वाले ही हैं शुरुआत में, अगर हम बेसिक नहीं पढ़ाएंगे तो हो सकता है कि आपको जब हम आगे बढ़े कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जब हम रिएक्ट कराएंगे, जब अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, तो आपको बोलेंगे मैग्नीशियम का वो बताने सिंबल, तो आप बोलिएगा कुछ कुछ बोल दीजिएगा, लेकिन होता क्या है Mg। तो ये याद होगा तभी ना बता पाइएगा कि मैग्नीशियम का सिंबल Mg होता है, ऑक्सीजन का सिंबल O होता है, वैलेंसी ऑक्सीजन की 2 होती है, मैग्नीशियम की भी 2 होती है, तो वो पता होगा तब ना बताइएगा। तो ये कैसे बताना है, इसे तो हम इजी तरीका से बता सकते हैं, तो कोशिश करेंगे हम कि इजी तरीका से इसको बताने का। वैलेंसी के लिए भी सोचेंगे, लेकिन पहले हम लोग सिंबल पे आते हैं, मुख्य मुख्य पे, ताकि जल्दी हो जाए। अभी मैक्सिमम आपको 30 तक हम बताएंगे, हर दिन हर दिन हर दिन कुछ कुछ बताते जाएंगे पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, क्योंकि जब तक केमिकल रिएक्शन चल रहा है तब तक हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक, तो हम लोग अभी पहले पीरियोडिक टेबल में 30 तक, एटॉमिक नंबर कितना था, एटॉमिक नंबर 30 तक क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। 30 तक क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, नाम देखने वाले हैं, सिंबल देखने वाले हैं, वैलेंसी भी देखने वाले हैं, इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन भी देखने वाले हैं। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन किस रूप में देखेंगे, वो 1 2 8 वाला ऐसे फॉर्म में देखेंगे, या 2 8 जो होता है ना कि 2n² के टर्म में कोई भी कक्षा में नील्स बोर ने कहा था ना कि 2n² के कक्षा इतना ही इलेक्ट्रॉन, 2n² जितना ही इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में भरा जा सकता है। किसने कहा था, नील्स बोर ने कहा था। ठीक, तो जैसे कि n बराबर जब 1 लेंगे तो ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन, जब 2 लेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन, जब 3 लेंगे तो 18 इलेक्ट्रॉन, जब 4 लेंगे तो 32 इलेक्ट्रॉन, और जब 5 लेंगे तो फिर 50 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। कहीं तो देखो 2n² है, n के जगह पे 1 लेंगे तो 2 हो गया, फिर जब n के जगह पे 2 लेंगे तो 8 हो गया, फिर जब n के जगह पे 3 लेंगे तो 9 दूनी 18 हो गया, और फिर जब यहाँ पे n के जगह पे 4 लेंगे तो 4 चौक 16, 16 दूनी 32, और फिर जब हम 5 लेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 और 25 दूनी 50। यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट में उनके हिसाब से कितना, फर्स्ट ऑर्बिट में उनके हिसाब से कितना, या फिर फर्स्ट ऑर्बिट कहिए, या फिर जो उन्होंने 4 बताया था, क्या क्या बताया था, के एल एम और एन, यानी के में कितना इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट यानी कि के में 2 इलेक्ट्रॉन, 8 यानी कि एल में कितना इलेक्ट्रॉन, एल में 8 इलेक्ट्रॉन, फिर के एल एम थर्ड में कितना, यानी एम में कितना 18 इलेक्ट्रॉन, फिर एन 32 कितना में, फोर्थ में कितना एल एम एन, फिर फिफ्थ में कितना 50 इलेक्ट्रॉन MnO। अभी फिफ्थ वाला पूरा हुआ नहीं है। ठीक है, फिर हम लोग SPDF 11th में पढ़ते हैं, SPDF किसमें पढ़ते हैं, 11th में पढ़ते हैं। ठीक है, अगर कहिएगा तो हम आपको एक SPDF बता देंगे, किसके लिए, 10th के लिए, मतलब 10th के लिए नहीं, पूरा एकदम अच्छा से बता देंगे SPDF अगर आप कहिएगा तो। ठीक है, अभी फिलहाल हमें क्या याद रखना है, और उन्होंने ये भी कहा था कि किसी भी कक्षा में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ सकते, किसी भी कक्षा में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ सकते। अगर वो कक्षा पूरी हो गई, अगर वो कक्षा पूरी हो गई तभी हम उसमें जो है 18 इलेक्ट्रॉन मतलब आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हम नहीं बढ़ सकते। अब हम कहना क्या चाह रहे हैं वो समझना है तो सुनो, लेकिन हाँ इतना याद रखना कि उनके हिसाब से 2n² जितना ही इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में भरा जा सकता है, 2n² जितना ही इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में भरा जा सकता है। ठीक है, 2n² जितना ही इलेक्ट्रॉन क्या किया जा सकता है, भरा जा सकता है। अभी हम शुरू करते हैं। अब देखो सबसे पहला क्या आता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इसको हम हिंदी में लिखेंगे, अब सबका नाम इंग्लिश में तो फिर कहिएगा कि इंग्लिश में लिख दिए, चलो हिंदी में भी लिखते हैं। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, एटॉमिक नंबर 1। यहाँ पे हम सिंबल के लिए SYM लगा देते हैं। एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट किया जाता है, Z से किया जाता है, किससे किया जाता है, Z से। और यहाँ एटम का नाम है तो एटम, एटॉमिक नेम, एटॉमिक नेम सिंबल, और Z से क्या किया जाता है, वो बताया जाता है क्या, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर को Z से डिनोट किया जाता है। उसके बाद ये 1 बताने के बाद हम यहाँ क्या बता रहे हैं, इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रिक
चलो हिंदी में लिखता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, अब 1 हो गया। अब 1 है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो एक भर दी। ठीक, अब हाइड्रोजन के बाद आता है हीलियम, हीलियम, हीलियम। हीलियम का सिंबल होता है He, दो, परमाणु संख्या 2, और इसमें क्या होगा 2। अब देखो पहली कक्षा में हम 2 भर सकते हैं। के में क्या था, के में हम कितना भर सकते थे, 2 इलेक्ट्रॉन। क्या भर दिया हमने, भर दिया। अब इसके बाद पहली कक्षा में जब 2 ही जा सकता है तो जब हम तीसरे की बात करेंगे तो क्या वहां पे हम 3 लिखेंगे। हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि किसी भी कक्षा में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते हैं, लेकिन हमने ये भी तो देखा कि के में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 2 से ज्यादा नहीं जा सकता। यानी इसके बाद आने वाला जितना भी इलेक्ट्रॉन होगा वो दूसरी कक्षा में फेंका जाएगा। यानी पहली कक्षा में तो 2 से ज्यादा नहीं और दूसरी कक्षा में 8 से ज्यादा नहीं, तो ये क्या करेगा, दूसरी कक्षा में फेंक देगा। तो ये दूसरी कक्षा में चला गया। इसका नाम लिख देते हैं हीलियम के बाद लिथियम, हीलियम के बाद लिथियम। लिथियम का होता है Li, परमाणु संख्या 3 और इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन 2 1। लिथियम के बाद बेरिलियम, 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 सिंबल Be 4। तो अब देखो 2 2 2, कुछ नहीं है इसमें, सीधा भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ। अब नाम तो हम उतना कितना लिखते जाएंगे, हम सिर्फ नाम बोलते जाते हैं। बोरॉन B5, बोरॉन B5, 2 और 3, क्योंकि 2 2 तो देखो कॉमन हो गया। क्यों, क्योंकि पहली कक्षा में हम 2 से तो ज्यादा दे ही नहीं सकते। अब जितना देंगे हम दूसरी कक्षा में बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, बोरॉन के बाद कार्बन, कार्बन का 6, फिर 2, यहाँ 3 हो गया, ये 4 हो गया। फिर देखो अब इसके बाद वैलेंसी बता देंगे। ठीक है, रुको, कार्बन हो गया, फिर उसके बाद नाइट्रोजन N7, देखो नाइट्रोजन ये हो गया बोरॉन, फिर हो गया कार्बन, फिर हो गया नाइट्रोजन। ठीक, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। ठीक है, उसके बाद होता है ऑक्सीजन, खाली नाम ही करना, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन, 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 FLORIN, फ्लोरीन, इंग्लिश में नाम बनता है फ्लोरीन। उसके बाद नियॉन, हाँ अभी यहाँ लिखो हिंदी में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। ठीक है, सुनो अब ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F और नियॉन का Ne। ठीक है, परमाणु संख्या 8 9 10। अब भर दो इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन। अब कितना आसान है, यहाँ 2 4 हो गया, यहाँ 2 5, यहाँ 2 6, यहाँ 2 7, यहाँ 2 8। अब देखो 8 के बाद रुकना है, पूछो क्यों। पहली रीजन तो ये कि दूसरी कक्षा में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते, यानी N में कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 8। और दूसरा रीजन ये कि किसी भी कक्षा में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, मतलब कक्षा नहीं बोल रहे, किसी भी ऑर्बिट में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते, किसी भी ऑर्बिट में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते हैं। ठीक है, समझ गए, किसी भी ऑर्बिट में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते हैं। चलो अब बात को समझो, कहना क्या चाह रहे हैं। अब नियॉन के बाद आता है सोडियम, क्या आता है, सोडियम, सोडियम, जिसका सिंबल क्या होता है, Na, जिसका सिंबल क्या होता है, Na। याद रखना है क्या होता है सिंबल, Na। परमाणु संख्या 11 2 8। अब दूसरी कक्षा में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो दे नहीं सकते, तो अब क्या करेंगे, 2 8 1। देखो इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाना है, मेरे पास अगर Z 11 है तो यहाँ भी 11 बोलना चाहिए। ठीक है, नहीं तो दोनों 8 2 10 1 11, 8 2 10 7 2 9 6 2 8 5 2 7 4 2 4 3 2 5 2 4 2 1 3 2 और 1, है ना। तो एक चीज याद रखना है कि इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन में उतना ही इलेक्ट्रॉन टूटेगा जितना कि उसके पास एटॉमिक नंबर में है। क्यों, क्योंकि Z बराबर P बराबर E, यानी एटॉमिक नंबर जो होता है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है और प्रोटॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है एक उदासीन परमाणु में, एक उदासीन परमाणु में, एक उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणु की संख्या सॉरी और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, एक जैसी होती है, यानी सेम होती है। लेकिन जब अगर कोई एटम जो हो जाए आयनिक हो जाए, मतलब कि वो अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर दे या फिर
ग्रहण कर ले तो उसमें प्लस या माइनस चला जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, अप डाउन हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण और त्याग करने में किसका ह्रास हो रहा है या फिर किसकी बढ़त हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन की। या तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा। तो उस प्रकार से आयनिक इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर नहीं होती है, इसीलिए हमने यहाँ पे उदासीन परमाणु लिखा है, क्योंकि उसमें परमाणु की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, एक जैसी होती है, सेम होती है। ठीक है दोस्तों, चलो अभी हम यहाँ पे आते हैं। अब थोड़ा सा इतना तो समझ गए होंगे, अब हम लोग थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। सोडियम के बाद आता है मैग्नीशियम, Mg को डिनोट किया जाता है 12, इससे मैग्नीशियम, 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 ठीक है। 12, 2, 8, 2। मैग्नीशियम के बाद 12 के बाद 13, 13 पे क्या आता है बताइए, 13 पर मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, एलू एलू एल्यूमिनियम, 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 एल्यूमिनियम 13, 2, 8, 3, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम। अब देखो, अब इसको यहां से बढ़ाने, अच्छा 15 कर देते हैं यहाँ पे। एल्यूमिनियम के बाद बताइए, एल्यूमिनियम के बाद क्या सिलिकॉन आता है, क्या सिलिकॉन आता है या सिलिकॉन आता है, बात बराबर है, सिलिकॉन बोलिए, क्या बोलिए, सिलिकॉन, SI, सिलिकॉन, 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 SI, कितना 14। अब देखो 2, 8, 2, 8, 3 और 1, 4, 2, 8, 3 और 1, 4। देखो ये 2, 8 के बाद ये कौन सी कक्षा चल रही है, तीसरी कक्षा चल रही है। अब 5 पर क्या, 15 पर सॉरी क्या आता है, 15 पर फास्फोरस, फास्फोरस, फास्फोरस P 15, इसका क्या हो जाएगा 2, 8, 5। अगर इंग्लिश में लिखें तो एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, ठीक है, फास्फोरस, ठीक। ये याद रखना है, 15 को हो गया इधर, अब 15 को होना चाहिए इधर, लेकिन 15 को मिटाना होगा, क्योंकि अगर मैं इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद वैलेंसी भी तो बतानी है। तो ये इस तरह से इस चार्ट को आप अपने कॉपी में भी लिख के याद कर सकते हैं कि हाइड्रोजन H1, हीलियम He2, लिथियम He3, बेरिलियम B4, बोरॉन B5, कार्बन C6, नाइट्रोजन N7, ऑक्सीजन O8, नियोन सॉरी फ्लोरीन F9, नियोन Ne10, सोडियम Na11, मैग्नीशियम Mg12, एल्यूमिनियम Al13, सिलिकॉन Ha14, फास्फोरस P15, ठीक। अब देखो वैलेंसी के लिए बता रहे हैं, किसके लिए, वैलेंसी के लिए। वैलेंसी के लिए क्या याद रखना है, वैलेंसी के लिए याद रखना है कि अगर इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद, अगर बाहरी कक्षा में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इतने आता है ना, देखो नहीं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ भी देखो 1, 2, 3, 4, 5, अभी जो आगे करेंगे 6, 7, 8, इससे आगे नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से जब हम वैलेंसी निकालते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में 1, 2, 3 आए, तो उस एटम का, जिस एटम की बाहरी कक्षा में 1, 2, 3 आया है, उसका वैलेंसी 1, 2, 3 ही हो जाता है। यानी अगर किसी बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बाहरी कक्षा में 1 आया तो उसका वैलेंसी 1, अगर 2 आया तो उसका वैलेंसी 2, और अगर 3 आया तो उसका वैलेंसी 3। समझ गए, या क्या कहे कि जब हम किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे और बाहरी कक्षा में 1, 2, 3 आता है, तो उसका वैलेंसी क्या होती है, या संयोजकता क्या होती है, 1, 2, 3 होती है। यानी 1 वाले की 1, 2 वाले की 2 और 3 वाले की 3। 4 के लिए भी हमको उतना दिमाग नहीं लगाना है। 5, 6, 7 के लिए क्या होता है, 5, 6, 7 के लिए क्या होता है, इसमें वैलेंसी बताने के लिए आपको 8 में इसको माइनस करना होगा। 8 में माइनस का मतलब, अगर किसी एटम की बाहरी कक्षा में 5 आया, जैसे इसके बाहरी कक्षा में 5 आया, तो हम 8 में इसको घटाएंगे और जो आएगा आंसर वही इसकी वैलेंसी होगी, वही इसकी वैलेंसी होगी। उसी तरह से 6 में क्या होगा, 8 - 6 हो जाएगा, जो आंसर आएगा वही जिस एटम के बाहरी कक्षा में 6 आया उसकी वैलेंसी होगी। और अगर किसी एटम की बाहरी कक्षा में 7 आ जाए, तो 8 में से 7 घटा के जो 1 आएगा उसी उसकी वैलेंसी होगी। अब देखो होता क्या है, ये होता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता। यानी कि अगर किसी की बाहरी कक्षा में, यदि किसी परमाणु के बाहरी कक्षा में 5 आ जाए, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता रखता है। क्या रखता है, 3 इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता रखता है, जिसे कि उस परमाणु की संयोजकता कही जाती है। ठीक उसी तरह से जब किसी परमाणु के बाहरी कक्षा में 6 आ जाए,
तो वो 2 और इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता रखता है, इसीलिए उससे 2 को इस परमाणु की क्या कहा जाता है, संयोजकता कहा जाता है। उसी तरह से 7 में भी होता है, 7 वाला परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता रखता है और इसीलिए उस परमाणु की संयोजकता कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। समझ गए दोस्तों? ठीक है। अब 1 2 3 जो होता है वो त्यागने की क्षमता रखता है। 1 2 3 किसको रखना है, त्यागने की क्षमता रखता है। त्यागने की क्षमता, और ये क्या होता है, सारा खेला 8 पर है। 8 क्या है, 8 अगर कोई परमाणु अगर 8 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो वो पेट उसका भर जाता है। बोलता है अब इससे ज्यादा नहीं, ना इससे ज्यादा ना इससे कम, हमको 8 चाहिए भाई। तो 8 ही पुराने के लिए कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, त्यागता भी है और ग्रहण भी करता है। ठीक है, 8 ही पुराने के लिए कोई भी परमाणु त्यागता भी है और ग्रहण भी करता है। किसको त्यागता है और किसको ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन को। अब देखो 1 2 3 वाला क्या बोलेगा कि भाई मेरे पास तो 1 ही ज्यादा है, हम किसी से 7 लेंगे तब ना 8 पुराएंगे। अब जैसे कि रुको, इतना तो देखो, अब जैसे कि ये वाला देखो लिथियम, इस लिथियम को देखो, लिथियम वाला क्या बोला, मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन है 12वीं कक्षा में और हमको पुराना 8, हमको पुराना 8, भले फिलहाल इसके लिए 8 नहीं पुरेगा लेकिन इसके पास 2 तो आ जाएगा जो पहली कक्षा को संतुष्ट करता है। तो बोलेगा हम 8 पुरा के जो सेटिस्फाइड होंगे 7 लेने के बाद। अभी 7 किससे लेने जाएगा, अभी 7 वाला तो एक को ये वाला, अभी 7 वाला बोलेगा अगर तुम हमसे 7 लोगे तो हम तो 2 हो जाएंगे और हमको तो अष्टक नियम भी फॉलो कराना है, अष्टक नियम भी तो फॉलो कराना है। भले यहाँ पर इसके लिए द्विक नियम लग जाता है लेकिन हमको तो अष्टक नियम फॉलो कराना है। तो ये बोला कि अगर हम तुमको 7 अपना इतना इलेक्ट्रॉन हम नहीं दे सकते, बस हमको भी तो अपना पेट भरना है, हम इतना भूखे नहीं हो सकते, तुमको 7 देके हम इतना भूखे नहीं होंगे, हमको अपना भी पेट भरना है। तो ये क्या बोलता है, अच्छा ठीक है भाई, तुम क्या करो, मेरा पेटवा एगो ज्यादा भर गया है, तुम्हारा 21 ना कम है और मेरा थोड़ा एगो ज्यादा बढ़ गया है, तो तुम मेरा एगो लेके अपना पुरा लो। तो ये क्या करता है, अपना वाला इसको दे देता है, तो ये क्या कर दिया, त्याग, और ये क्या कर लिया, ग्रहण। तो ये भी संतुष्ट हो गया और ये भी संतुष्ट हो गया। मतलब कि त्याग और ग्रहण क्या चीज है, पेट भरने का तरीका है। पेट भरने का क्या है, तरीका है। संतुष्ट होने का क्या है, तरीका है। समझ आया? नहीं आया तो आप कहाँ फंसे, हमको पता है, वो फंसे आप लिथियम। आप लिथियम में क्यों फंसे, क्योंकि आपके दिमाग में 8 8 8 8 बैठ गया, 2 तो बैठा ही नहीं। अब 2 नहीं बैठा तो बैठाओ, 2 नहीं बैठा तो बताओ कि हीलियम को 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते हो, हीलियम से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते हो। और उसके बाद इसकी वैलेंसी भी 1 होगी क्योंकि इसका सेटिस्फेक्शन लेवल 2 ही है। इसका सेटिस्फेक्शन लेवल कितना है, 2 ही है। 2 के बाद इसका जितना भी इलेक्ट्रॉन गया, जितना भी इलेक्ट्रॉन गया वो उसकी वैलेंसी आ रही है, वो उसकी वैलेंसी आ रही है। जैसे 1 गई इसकी वैलेंसी 1, 2 गई 2, 3 गई 3, 4 की तो हम बात ही नहीं करेंगे। 5 में तो देख लो भाई, 8 - 5 3, 8 - 6 2, 8 - 7 1। ठीक है, समझ गए? चलो अब वैलेंसी लिखते हैं पटाख से। एक फिर से लिखना होगा, फिर हम दाग बांध दिए हैं। वैलेंसी लिखना भारी नहीं है, अगर 9th में पढ़े होंगे ना तो बहुत आसान चीज है वैलेंसी लिखना, कोई बड़ी भारी बात नहीं है इसको लिखना। ठीक है, इसका हो गया 2, ये हो गया 2 1, ये हो गया 2 2, ये हो गया 2 3, ये हो गया 2 4, ये हो गया 2 5, ये हो गया 2 6, ये हो गया 2 7 और ये हो गया 2 8। ठीक है, ठीक दोस्तों, चलो अब इसका हम लोग वैलेंसी लिख लेते हैं। यहाँ पे वैलेंसी मार देते हैं, जिसको की हिंदी संयोजकता होती है। इसकी 1 हो गई, इसकी 2 हो गई, इसकी 1 हो गई, इसकी 2 हो गई, इसकी 3 हो गई। इसकी हम बात नहीं करेंगे लेकिन फिर भी 4 लिख देते हैं, इसकी बात ही नहीं करते हैं तो क्रॉस मार देते हैं। ठीक है, इस 4 वाले के लिए हमने क्रॉस मारा। अगर इतना दूर में, अच्छा तो हम समझ गए, इतना दूर में क्या होगा ना कि सब फंस जाइएगा कि किसका कौन सा है। तो इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका बात नहीं करेंगे, इसका 3 है, इसका 2 है, इसका 1 है। इसका कोई संयोजकता नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये 8 लेके अपना पेट भर चुका है। जब ये 8 लेके अपना पेट भर चुका है ना तो इसके पास ज्यादा है ना तो इसके पास कम है, यानी ये भाग नहीं लेगा और ये अक्रिय गैस हो जाएगी। ये कैसी गैस हो जाएगी, एक, इसके पास 1 ज्यादा है, इसके पास 2 ज्यादा है, इसके पास 3 ज्यादा है, इसका हम बात नहीं करेंगे और इसकी वैलेंसी हो जाएगी 3। 8 में से 3 गया, 8 में से 5 गया 3। अब देखो यहाँ तक की बात कर ली, आज के लिए 15 रहने देते हैं। कितना रहने देते हैं, 15 ही रहने देते हैं। 15 एटॉमिक नंबर तक हम लोग आ गए। अब हम लोग आगे बात करेंगे चैप्टर पर। चैप्टर को नहीं छोड़ सकते ना, बेसिक भी और चैप्टर भी दोनों क्लियर करते हुए चलते हैं। तो बेसिक में भी हम लोगों ने क्या देखा, तीनों चीज साथ में, क्या क्या, एटॉमिक नंबर, वैलेंसी
और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये तीनों चीज साथ में देख लिया। 15 एटम तक, 15 एटॉमिक नंबर तक हम लोगों ने क्या देख लिया, ये चार्ट को देख लिया। और इस चार्ट को याद रखना, हम कहेंगे मैक्सिमम ना इस तरह कर करके होगा तो हम पूरा का पूरा 118 गु का बता देंगे, ठीक है। कल अगर होगा तो हम आपको इलेक्ट्रॉनिक एसपीडीएफ से भी बता देंगे, एसपीडीएफ से भी बता देंगे। लेकिन अभी क्या है, इतना ध्यान रखें क्योंकि पहले इसको समझना जरूरी है। ये भी थोड़ा सा कहीं कहीं पे ट्रिकी आएगा, अभी नहीं आया लेकिन आएगा। अगर आप करें तो इसके आगे आप जा सकते हैं, ठीक है। इसके आगे आप जाइए, इसके आगे आप क्या जाइए, जाइए। और एक हर छोटा कदम हमारी सफलता की ओर ही होता है, ठीक है। तो आप इसके आगे जाने की कोशिश करिए, अगर जा पाते हैं तो जाने की कोशिश करिए, और नहीं तो इसको कम से कम क्या करिए, याद करिए, अपने जहन में उसको बसा लीजिए, ठीक है। चलो हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं, लेक्चर नंबर 1, जो केमिकल रिएक्शन के लिए शामिल हो रहा है। किसके लिए, केमिकल रिएक्शन के लिए। देखो केमिकल रिएक्शन को ना समझना बहुत आसान, क्योंकि अभी तो हमें समझना ही, अभी हमें पढ़ना क्या, हमें तो यही पढ़ना है कि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, उसकी गुण क्या होते हैं, बस सिंपल सी छोटी छोटी बातों को देखना। लेक्चर नंबर 1 है, ठीक है। कौन सा है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक। ये चैप्टर है हमारा। अब सबसे पहले हम रासायनिक अभिक्रिया की बात करेंगे। अब मेरे भाई तुमने बहुत सारे रासायनिक अभिक्रिया 9th में भी देखा होगा, याद है, देखा होगा। मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो एमजीओ बनता है। कैसे बनता है, मतलब अब यही इसी को हमको इन डिटेल पढ़ना है। Mg प्लस ओ किया, एमजीओ बना दिया। बनाया कि नहीं था, बनाए थे कि नहीं बनाए, बनाए थे ना। वहां पर क्या किए होंगे, एमजीओ को बनाने के लिए बोले होगा आपको कि Mg और O को जब हम मिक्स करेंगे तो इसका वैलेंसी इसके साथ और इसका वैलेंसी इसके साथ, हाँ, इसका वैलेंसी इसके साथ और इसका वैलेंसी इसके साथ, यानी MgO। ऐसे पढ़ लिए होंगे, पढ़े थे कि नहीं, हाँ पढ़े थे। तो अब क्या करेंगे हम लोग, उसी की बात करेंगे कि ये कैसे कैसे, इसमें Mg क्या है, O क्या है, MgO क्या है, ठीक है, यही हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलो भाई शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। देखो रासायनिक अभिक्रिया में एक अभिकारक होता है, एक नहीं मतलब अभिकारक तो होते ही है। रासायनिक अभिक्रिया जैसे कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हमने लिख दी, Mg प्लस O, यही वाला लिखते हैं क्योंकि अधिकतर लोगों को ये याद होगा। ये हीट करने पर बनता है, और हीट को ऐसे त्रिभुज, तीर के ऊपर जब आप त्रिभुज दिखाइएगा तो वो हीट का स्थाई हो जाता है, तो ऐसे MgO बनता है। तो ये Mg और O, ये वाला जो हिस्सा है इसको कहा जाता है अभिकारक। इसको क्या कहा जाता है, अभिकारक। और ये MgO जो बना है ये प्रतिफल। अगर इसको सीधी भाषा में समझे तो तीर के लेफ्ट साइड का हिस्सा माने कि LHS जो होता है वो अभिकारक होता है, और RHS जो होता है वो प्रतिफल होता है, ठीक है, प्रतिफल होता है। जैसे कि आप लिखते हैं ना 2 + 2 = 4, ठीक। तो 4 क्या आया, इस 2 और 2 को जोड़ने से इसका परिणाम आया ना, परिणाम आया ना। तो वही चीज है आपका MgO, प्रतिफल। ये भी क्या है, एक प्रकार का परिणाम। और ये क्या है, इस दोनों को जोड़ने पर आया, तो ये इसी को हम लोग क्या कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया में, अभिकारक। इसी को क्या कहते हैं, अभिकारक। क्या कहते हैं, अभिकारक। अब देखो, अब बात को अच्छे से और धीरे धीरे समझना। अब रासायनिक अभिक्रिया जब भी होगी तो एक नया पदार्थ बनेगा। मतलब जब हम दो या फिर दो ही है यहाँ पर, तो जब हम दो यहाँ पे दो अभिकारक को मिला रहे हैं तो एक नया प्रतिफल बन रहा है ना। वही कह रहा है, जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो एक नया प्रकार का पदार्थ बनेगा। जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो एक नया प्रकार का पदार्थ बनेगा। चलो लिखते हैं, जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो नए पदार्थ का निर्माण होता है, तो नए पदार्थ का निर्माण होता है, ठीक है। जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो नए पदार्थ का
निर्माण होता है। देखो कॉमनली चीज बताते हैं कि जब भी नए पदार्थ का निर्माण होता है तो नए पदार्थ का जो गुण होगा, जो प्रतिफल का गुण होता है, वो अभिकारक के गुण से अलग होता है, बिल्कुल ही अलग होता है। मतलब अभिकारक का गुण जो प्रतिफल है उसके गुण अभिकारक के गुण से बिल्कुल ही अलग होगा। मतलब अगर मैं जैसे कि आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब मिलाते हैं, जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाते हो भाई, जब इसको तुम क्या करते हो, मिलाते हो, ये 4 पूरा नहीं, पूरा काम मिस हो गया, ये वाला यहाँ नहीं यहाँ आएगा। ठीक ठीक। अब ये कैसे होता है हम ये भी बताने वाले हैं। ये होता है बैलेंस इक्वेशन। ये क्या होता है, बैलेंस्ड, मतलब संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण, ये एक संतुलित समीकरण है, बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, ये भी आगे बात होगी। अब सुनना मेरी बात। अब इसमें अभिकारक क्या है, H2 और O2, और प्रतिफल क्या है, H2O। H2 और O2 क्या है, अभिकारक, और H2O क्या है, प्रतिफल। अब ये जो अभिकारक है H2, जब इसको हम जलती हुई आग के सामने लेके आएंगे तो ये फट 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 का आवाज करेगा। मतलब फट 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 का आवाज करता जाएगा। कैसा आवाज करेगा भाई, फट फट का आवाज करके ये जल जाएगा। मतलब जब इसको आग के सामने लाएंगे तो ये जल जाएगा, ऐसे समझिए, आग के सामने इसको लाएंगे तो ये जल जाएगा। और O2 ये जलने में सहायक चीज है, मतलब ये आग को बढ़ा देगा। ये क्या कर देगा, ये आग को बढ़ा देगा। जब इस दोनों को हम आग के सामने लेके जाएं तो हाइड्रोजन जो है जल जाएगा। जल 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 मतलब इसमें आग लग जाएगी, इसमें आग लग जाएगी, इसमें आग लग जाएगी, आग लग जाएगी। और O2 जलने में सहायक होगा। जलने में क्या होगा, सहायक होगा, मतलब आग को बढ़ा देगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये तो अभिकारक का गुण हो गया। लेकिन जब हम H2O की बात करेंगे, अब H2O में जब आते हैं तो हम जानते हैं H2O मतलब जल यानी पानी। ये तो आपको बुझा देगा, ये तो आपको बुझा देगा। ये तो सीधा सीधा एग्जांपल हो गया कि भाई प्रतिफल का गुण अभिकारक के गुण से पूरी तरह से अलग होता है। अभिकारक का गुण प्रतिफल के गुण से पूरी तरह से अलग होता है, बिल्कुल भी नहीं होता। और सुनो, अभी और सुनो, उसके बाद ये सुनो कि जब तुम H2 और O2 को मिलाकर H2O बना रहे हो तो जो मेरा पहले का बॉन्ड है, जब मेरा पहले का बॉन्ड है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, मतलब रिएक्टेंट के टाइम में, रिएक्टेंट के टाइम मतलब अभिकारक का इंग्लिश होता है रिएक्टेंट। जब रिएक्टेंट के टाइम में जो भी बॉन्ड होगा, जो भी ओल्ड बॉन्ड होगा, यानी कि जो भी पुराना पुराना बंधन होगा, वो नया बंधन बनने से पहले टूट जाएगा। मतलब H2O जो बनेगा वो नए बंधन के तहत बनेगा, कोई नया बंधन होगा उसके तहत बनेगा। समझे। अब देखो H2 और O2 कुछ भी, कोई भी बंधन के तहत बनाओ, कोई भी बंधन के तहत बनाओ, बंधन आपने पढ़ा होगा, कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंधन, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का हिंदी तो आयनिक बंधन ही होता है। तो ये पढ़ा होगा आपने कि किसी भी बॉन्ड के तहत बने वो बॉन्ड क्या होगा, खत्म हो जाएगा जब वो प्रतिफल बनाने वाला होगा। तो मतलब जब अभिकारक के समय उसके पास कोई भी बॉन्ड रहे, कोई भी ओल्ड बॉन्ड रहे, वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो प्रतिफल के समय एक नया बंधन बनाने वाला है। ठीक है, इसको कहना है तो सिंपल कहना है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो पदार्थ भाग लेने वाले होते हैं उनमें उनका जो पुराना बंधन होता है वो टूट जाता है और प्रतिफल के फलस्वरूप एक नया बंधन का निर्माण होता है। एक नए बंधन का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, समझ गए। और पहली बात तो हमने कह दी कि जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तब नया पदार्थ बनेगा। दूसरा भी बता दिया कि अभिकारक का गुण प्रतिफल के गुण से अलग होगा। कैसे होगा, तो ये भी बता दिया कि H2 आग में जल जाता है और O2 आग को बढ़ा देता है, लेकिन पानी आग को बुझा देता है। तो इस तरह से प्रतिफल और अभिकारक दोनों के गुण अलग अलग हैं। फिर उसके बाद क्या देखा, सोचो उसके बाद क्या देखा। उसके बाद देखा कि जो अभिकारक में जो पदार्थ है वो जिस बंधन से मिलकर बने और जब वो प्रतिफल बनाते हैं तो वो बंधन समाप्त हो जाता है। तो वो बंधन क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है और प्रतिफल के फलस्वरूप एक नए बंधन के तहत वो पदार्थ क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। एक नए बंधन के तहत वो पदार्थ क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। समझ गए, चलो भाई अच्छी बात है, समझ गए। तो अब एक चीज क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक परिवर्तन भी शामिल होते हैं। अब कुछ ना कुछ रासायनिक परिवर्तन होगी ही। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन आपने पहले पढ़ा ही होगा कि
क्या पढ़ा था? भौतिक परिवर्तन में पढ़ा होगा कि उसे फिर से कर सकते हैं, लेकिन रासायनिक में फिर से प्राप्त नहीं कर सकते। तो वही कह रहा है, रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक परिवर्तन भी होता है। अब इस मेथड के सहायता से हमने H2 और O2 को तो मिला दिया, लेकिन हम H2O को इसी माध्यम से, इसी प्रक्रिया से H2 और O2 अलग नहीं कर सकते। H2 और O2 अलग नहीं कर सकते। ठीक है, वही कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक परिवर्तन भी होता है। और देखना है, और गुण देखा है, और दिखाते हैं। चलिए अब देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में अगर हम बात करें, अच्छा रुको, पहले अभिकारक का डेफिनेशन और प्रतिफल का डेफिनेशन सुनो। अभिकारक क्या होता है? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, सॉरी रासायनिक अभिक्रिया लिखना है, रासायनिक, मिटाए क्या? मिटाते हैं, बहुत गंदा लग रहा होगा। चलो रुको, तो पॉइंट बना ही देते। अब क्या, पहला पॉइंट तो हमने देख लिया कि रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थ का निर्माण होता है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक परिवर्तन भी शामिल होते हैं। ठीक है, अब फिर उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक परिवर्तन भी शामिल होते हैं। उसके बाद क्या, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारक के पुराने बंधन टूट जाते हैं और प्रतिफल के फलस्वरूप नए बंधन का निर्माण होता है। नए बंधन का निर्माण होता है। और एक चीज क्या, कि अभिकारक के गुण, अभिकारक नहीं लिखो, प्रतिफल लिखो पहले। प्रतिफल के गुण अभिकारक के गुण से पूरी तरह से अलग होते हैं। अभिकारक के गुण से पूरी तरह से अलग होते हैं। ठीक है, अब एक चीज देखो, अभिकारक के गुण क्या होते हैं? प्रतिफल के गुण अभिकारक के गुण से पूरी तरह से अलग होते हैं। अब देखो एक चीज और, क्या कि अगर हम Mg और O ले रहे हैं, या फिर H2 और O2 ले रहे हैं, तो एक बात बताओ, क्या जब इसका प्रतिफल बन रहा है तो क्या परमाणु बदल जा रहा है? जब हम कोई अभिकारक में जो चीज ले रहे हैं, प्रतिफल में भी तो हमें वही प्राप्त हो रहा है कि नहीं? जैसे इसमें MgO लिए, Mg लिए और O लिए, तो इसमें MgO प्राप्त हुआ। इसमें H2 और O2 लिए, तो इसमें H2O प्राप्त हुआ। लेकिन जो हम परमाणु ले रहे हैं वही परमाणु ना प्राप्त हो रहा है, दूसरा परमाणु तो प्राप्त नहीं हो रहा है। बस उसका क्या हो रहा है? जगह बदल रहा है। बस उसका क्या हो रहा है? जगह बदल रहा है। तो वही बात हमको यहाँ पे लिखनी है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ एक परमाणु का तत्व या फिर एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता, बल्कि स्थान में परिवर्तन करता है। क्या करता है? स्थान में परिवर्तन करता है। ठीक है, हम लिख रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है, नहीं बदलता है, नहीं बदलता है, नहीं बदलता है। क्या करता है? रासायनिक केवल परमाणु के स्थान में परिवर्तन होता है, केवल परमाणु के स्थान में परिवर्तन
होता है। ठीक, देखो कितनी बात बता दिए, 6 बात बता दिए कि जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तब नए पदार्थ बनेंगे। रासायनिक अभिक्रिया अगर चाहो तो डेफिनेशन बना दो। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया तब होगी जब नया पदार्थ बनेगा। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक का गुण प्रतिफल के गुण से भिन्न होता है। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रिया में एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में नहीं बदलता बल्कि उसके स्थान में परिवर्तन होता है। ठीक, और क्या है, और है कि दौरान अभिकारक के बंधन, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारक के पुराने बंधन टूट जाते हैं और प्रतिफल के फलस्वरूप नए बंधन का निर्माण होता है। ये सारा का सारा आप डेफिनेशन में लिख सकते हैं। हम अलग अलग पॉइंट को अच्छे से समझा रहे ताकि आप अपने से एक डेफिनेशन को तैयार कर सकें। देखो सीबीएसई और बिहार बोर्ड में यही तो फर्क है कि वो खुद से सोचता है कि हम डेफिनेशन रेडी करें। आपको भी खुद से डेफिनेशन रेडी करने की कोशिश करनी चाहिए। हम तो बताएंगे डेफिनेशन क्या है, लेकिन हम उससे पहले बता रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होती कैसे या क्या होता है, तो उसकी विशेषता को हम हर बार बता रहे हैं। आप इससे अपना डेफिनेशन तैयार कर सकते हैं। आप खुद से करिए, हम तो बताएंगे, लेकिन कोशिश आपको भी करनी है। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं है देखने लायक दोस्तों। ठीक है, उसके बाद मत देखो क्या, अब कुछ नहीं बचा इसमें देखने के लिए। अब सिर्फ एक सिंपल सी चीज तुमको देखनी है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे प्रतिफल कहते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। ठीक, और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिफल कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा, याद रहेगा। अब देखो, अगर अब समझ में नहीं आ रहा है तो एक चीज और, एक ही हम यहाँ पर एक वो बताने वाले हैं, क्या कहता है उसको, एक लिखने वाले हैं, और वो बहुत अभी जाना पहचाना लिखेंगे, Mg+O। जब उसको गर्म किया जाता है तो वो बनता है MgO। अब कभी कहेगा आपको कि ऑक्सीजन को लेना है। अब यहाँ पे अगर हम नहीं बताए होते तो हमें बढ़ती को लिखना पड़ता है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, फिर उष्मा देंगे तो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब मैग्नीशियम को कैसे लिया जाता है? मैग्नीशियम आपके साइंस के लेबोरेटरी में, मतलब लैब में मिल जाएगा, तो वहां पे इसको कैसे लिया जाता है? रिबन के रूप में या फिर वो वायर के रूप में होता है। कौन? मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम आपको कैसे मिलेगा? या तो रिबन के रूप में मिलेगा या तो वायर के रूप में बनेगा। ठीक है, और हवा, ये ऑक्सीजन, इसको हवा से लेना है। किससे लेना है? हवा से, एयर से लेना है, फ्रॉम एयर से। ठीक है, उसके बाद MgO बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और एक चीज हम बता रहे हैं, सुनो, मैग्नीशियम या तो आप तार के रूप में ले रहे हैं या वायर के रूप में ले रहे हैं। ठीक है, एयर से आप ऑक्सीजन ले रहे हैं। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड ये होता है व्हाइट पाउडर। ये कैसा होता है? ये होता है व्हाइट पाउडर। ठीक है, ये बहुत ही चमकदार होता है। कैसा होता है? चमकदार। देखो होता क्या है बताते हैं, जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो उससे जो होता है एक सफेद तरह का चमकदार रोशनी निकलता है। ठीक है, चमकदार रोशनी निकलता है, जिसे कि एक ग्लास में क्या कर, जिसको कहा जाता है वॉच ग्लास। वॉच ग्लास में क्या कर लिया जाता है? इकट्ठा कर लिया जाता है, जो कि MgO होता है। जो कि क्या होता है? MgO होता है। ठीक, समझ गए? और एक चीज कि इस चीज को अगर करने की कोशिश भी करोगे तो दूर से करना, क्योंकि MgO जो होता है वो बहुत घातक होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक हमने उदाहरण दे दिया कि इसमें Mg देखो सिंपल से समझ में आ रहा है, Mg+O ये अभिकारक है और ये प्रतिफल है। Mg और O दोनों में से कुछ भी घातक नहीं है। आप एल्यूमिनियम के तार का उपयोग घर में करते होंगे, रिबन के रूप में भी इसका उपयोग किए होंगे, हवा से हम सांस ले रहे हैं, लेकिन MgO घातक हो गई और ऊपर से व्हाइट कलर का पाउडर हो गया, तो दोनों का गुण भी क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। अब देखो ये दो चीज तो होगी, ये पहला वाला तो हो गया कि जब रासायनिक अभिक्रिया हुई तो नया पदार्थ बना। दूसरा वाला क्या है? रासायनिक परिवर्तन भी शामिल होता है। इसमें रासायनिक परिवर्तन शामिल है कि नहीं? कोई के मन में आ गया होगा, MgO से हम Mg और O को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो ये रासायनिक परिवर्तन भी शामिल हो गया। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान देखो बंधन टूटा कि नहीं, Mg और O जो भी बंधन से मिलकर बना हो, उसके बाद देखो क्या ये एक नए बंधन बना के MgO नहीं बनाया?
बनाया ना, जैसे कि 9th में पढ़े होंगे कैसे बनाया MgO, Mg और O, इसकी भी वैलेंसी दो, इसकी भी वैलेंसी दो, इसकी वैलेंसी ये ले लेगा, इसकी वैलेंसी ये ले लेगा, तो ये बना देगा Mg2O2। अब दोनों की वैलेंसी सेम है इसीलिए कट गई और बना दिया MgO। ऐसे बनता है, ऐसे बना Mg और O को रिएक्शन करके MgO। ठीक, फिर उसके बाद प्रतिफल के गुण पूरी तरह से अभिकारक के गुण से भिन्न होते हैं, ये तो बता ही दिए। उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया के दौरान एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता। देखो MgO क्या एल्यूमिनियम बन गया? नहीं। क्या ऑक्सीजन नाइट्रोजन बन गया? नहीं ना। क्या हुआ? Mg मैग्नीशियम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही रह गया, बस क्या हो गया? स्थान बदलता है इसमें। ठीक है, चलो अभिकारक प्रतिफल इतना कुछ समझ लिए, आज के लिए बहुत समझ लिए। अब कल हमको सिर्फ इतना पढ़ना है कि विशेषता क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं क्या होती है। ठीक है, बस इतना सा पढ़ना है, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं क्या होती है। कल लेक्चर नंबर 2 में, लेक्चर नंबर 2 में क्या पढ़ना है कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता क्या होती है। अब पहले लेक्चर में अगर हम बेसिक की बात करें तो हमने बेसिक में 15 एटॉमिक नंबर तक उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा। उसके बाद वैलेंसी भी देखी और नाम भी देखा और एटॉमिक नंबर भी देखा, 4 चीज देखी, देखी कि नहीं। उसके बाद जब चैप्टर में आए तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हमने छह बातें बहुत अच्छे तरीके से सीखी और इसी को हम अपने डेफिनेशन में उतारेंगे और अभिकारक और प्रतिफल के डेफिनेशन को भी लिख डालेंगे। और अगर उदाहरण लिखना है तो ये रहा एक बहुत अच्छा सा उदाहरण लिखा हुआ है, ये बहुत अच्छा उदाहरण है, आप लिख सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, और रहा बेसिक की बात, एक बार हम फिर से बोल देते हैं। हाइड्रोजन H1, हीलियम He2, लिथियम Li3, बेरिलियम Be4, बोरॉन B5, कार्बन C6, नाइट्रोजन N7, ऑक्सीजन O8, फ्लोरीन F9, नियोन Ne10, सोडियम Na11, मैग्नीशियम Mg12, एल्यूमिनियम Al13, सिलिकॉन Si14, फास्फोरस P15। ठीक है, आगे भी है सल्फर H16, क्लोरीन Cl17, आर्गन Ar18, उसके बाद पोटेशियम के 19 और कैल्शियम Ca20। ठीक, 20 तक का कम से कम कोशिश करिएगा कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने आप में भी लिख सकें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस हम इतना ही रहने देते हैं। ये और ये याद रखिएगा कि आज से ही 10 बजे हम अपने YouTube चैनल पर केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं और शाम 6 बजे हम आपको फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको कि हम 10 बजे केमिस्ट्री और 6 बजे फिजिक्स लेकर आने वाले हैं। और हम बहुत कुछ सोच भी रहे हैं कि हमको किस चीज को लेकर कैसे आना चाहिए। अगर आपको कोई टाइमिंग है कि भैया आप इस टाइम में पढ़ाइए तो हम उस टाइम में भी आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस हम इतना ही रहने देते हैं और हमारे साथ पढ़ना है तो आप 4 की 475 प्लस को साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।